नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये लेबनान आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन सही, आपका ए ऑप्शन सही आता है। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन किस देश में आधारित है? हिजबुल्लाह आपका लेबनान में आधारित आतंकी संगठन है। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन सही होता है पेरिस। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्रों की तरफ। आज का समाचार पत्र में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर मोदी। तो अभी जो है कल जैसे राम मंदिर का अभी जो है भूमि पूजन हुआ है, वहाँ पर राम मंदिर निर्माण होगा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसके बाद। तो कल उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उन्होंने बताया है कि ये भारतीय परंपरा का ये मॉडर्न प्रतीक होगा जो आपका नया राम मंदिर बनेगा। तो ये इसके बारे में बताया है। कश्मीर अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट, तो अभी जो है 5 तारीख को ही कश्मीर में धारा अनुच्छेद 370 को ख़त्म किया गया था। तो अभी 1 वर्ष हो गए हैं। तो उसको बताया जा रहा है कि वहाँ पर पूरा कर्फ्यू लगे हैं। अभी सिक्योरिटी वहाँ पर काफ़ी टाइट कर दी गई है। अगली न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलेंगे। ये आपका लोकल न्यूज़ है, वेस्ट ऑन यमुना बैंक एनजीटी वंस ऑफ पेनाल्टी। तो अभी जो यमुना नदी है दिल्ली में, वहाँ पर जो है शहर का काफ़ी कूड़ा कचरा फेंका जाता है। तो अभी उसके लिए जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसने ये सूचना जारी की है कि अगर अब यमुना के किनारे अगर कोई वेस्ट फेंका जाता है उसके लिए पेनल्टी का प्रावधान किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आपका जो है ये राष्ट्रीय बॉडी है, एक नेशनल बॉडी है, जिसका जो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बनी थी। इसका कार्य है कि कोई भी पर्यावरण संबंधी या कोई पर्यावरण संबंधी जो प्रभाव होते हैं उनके संबंध में न्यायिक कार्य करना। इसके वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं, इसका आपको जस्टिस ए.के. गोयल है, रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गोयल हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष। ये हमने देखा एनजीटी के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। शिवाजी राव पाटिल निरांकर पासिसवे, तो कांग्रेस के लीडर और जो मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी छोटे समय के लिए महाराष्ट्र के काफ़ी छोटे समय के लिए सीएम रहे हैं, जून 1985 से मार्च 1986 तक, इनका भी देहांत हो गया है। तो ये बताया गया है। अब हम अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री डिडर्ड ऑन डिसीजन टू क्लोज एलजी प्लांट। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि लगभग कुछ महीने पहले जो है विशाखापत्तनम में स्थित एलजी पॉलीमर्स कंपनी में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद वहां पर जो है काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी, आसपास हज़ारों लोग प्रभावित हुए थे। तो उसके बाद जो है जो आपका एनजीटी है, उसने जो है एनजीटी ने कहा था कि इसको मतलब 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, और उसके बाद इस पर यह भी कहा था कि इसको बंद कर दिया जाए। तो इसमें कुछ देखा जा रहा था, जब इसमें जांच की गई तो इसमें पाया गया कि ये कंपनी की हिस्ट्री काफ़ी ठीक नहीं थी। ये 1997 से लगभग चल रही थी और इसने कोई भी क्लियरेंस नहीं लिया था, जबकि 2018 में इसने क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो एक रूल्स होता है मैन्युफैक्चर स्टोरेज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989। तो इसके तहत जो कुछ गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, कि कैसे केमिकल्स को हैंडल करना है, कैसे उनको रखना है, कैसे उसका लीकेज ना हो। तो इन सब रूल्स के तहत फॉलो करना होता है। तो लेकिन अभी जो है अब जो एनजीटी है, ये कोई बॉडी स्पष्ट नहीं निर्णय दे रही है कि इसको बंद किया जाए कि न बंद किया जाए इस फैक्ट्री को। तो अभी इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही हैं और इस रूल्स का अभी जांच परख हो रही है। तो ये बात इसमें बताई जा रही है कि एलजी पॉलीमर्स के खिलाफ अभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था, ये चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, प्रेसिडेंट वेंकैया ले स्ट्रेस ऑन यूनिटी। तो अभी जैसे कल राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ये काफ़ी विवादित स्थल था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और उसके बाद जो है यहाँ पर कल भूमि पूजन हुआ। तो ऐसे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो इन्होंने निवेदन किया कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय मिलजुल कर रहें और इससे कोई आपस में भेद न पैदा हो, कोई ऐसा जलन की भावना ना हो, बल्कि मिलजुल कर रहें। यही हमारे देश के एक आधुनिक भारत का एक प्रतीक है ये, इसलिए इन्होंने निवेदन किया है। हम थोड़ा सा राम मंदिर का जो हिस्ट्री है उसको देख लेंगे, क्रोनोलॉजी। तो 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि जो ये स्ट्रक्चर है, विवादित स्थल है, इसके सामने हमको एक जो है कैनोपी खड़ा करने दिया जाए, मतलब कि एक तंबू तानने दिया रामचंद्र जी के लिए। लेकिन इसको फिर मना कर दिया था कोर्ट ने। फिर 1949 में जो है एक मूर्ति रख दी गई थी अंदर सेंट्रल डोम के अंदर। फिर ऐसे क्रम चलता रहा, फिर काफ़ी पिटीशंस आए उसमें। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 30, 2010 को 3 भागों में बांटने का आदेश दिया था। कि एक भाग बोल दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, एक भाग निर्मोही अखाड़ा को, एक भाग रामलला को। तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया था इलाहाबाद के। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगातार पहले तो कुछ मेडिएशन, जस्टिस एम खलीफुल्ला के निर्देशन में एक मेडिएशन पैनल किया, जिसमें रविशंकर भी थे।
तो अभी ये हुआ कि हो सकता है दोनों पक्ष जो है आपस में मीडिएशन के माध्यम से कोई हल निकाल लें, लेकिन जब हल नहीं निकला तो उसके बाद क्या हुआ, जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस जो उस समय के थे, उनके निर्देशन में काफ़ी तेज़ी से इस पर कार्रवाई स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है लगभग ये आपका ये इस पर फिर निर्णय सुना दिया। नवंबर 9 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया और अभी जो है इस निर्णय में क्या दिया था कि जो ये आपका विवादित ढांचा था इसको हिंदुओं के पक्ष में दिया और इसके बजाय 5 एकड़ की ज़मीन इसको मुस्लिम पक्ष को एक थोड़ा सा अयोध्या के आउटसाइड में ही दिया गया कि वो वहाँ पर मस्जिद या जो भी चीज़ें बना चाहे बना सकते हैं। तो ये अभी निर्णय आया, तो उसके बाद ही जो है अभी भूमि पूजन हो रहा है। ये पूरा हमने घटनाक्रम देखा पूरा क्या था। अभी इसको अगर आप देखना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से तो इसको वीडियो को पॉज करके पूरा इसमें आप इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं। अगली न्यूज आर्टिकल की तरफ चलेंगे। इंडियाज़ मूव ऑन आर्टिकल 370 इज़ इलीगल एंड इनवैलिड से चाइना। चाइना ने कहा है कि जो अनुच्छेद 370 पर भारत का कदम था ये इलीगल और इनवैलिड है। ये तो कहेंगे ही, उनका लाजमी है क्योंकि हम लोग से नहीं पड़ती है तो वो हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी का प्रत्युत्तर देते हुए न्यू दिल्ली ने यानी हमारे देश ने बीजिंग को कहा कि ऐसा है भाई, देखिए ये हमारे देश का आंतरिक मामला है और इस पर आप ना ही हस्तक्षेप करें तो अच्छा है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है मुर्मू रिजाइंस एज एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जो जीसी मुर्मू अभी तक जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। तो अभी इनके बाद मनोज सिन्हा को जो है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है, जो मनोज सिन्हा पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। अब अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, इट इज़ क्रिटिसिज्म नॉट कंटेम्प्ट भूषण। तो जो प्रशांत भूषण के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें कहा गया था कि इन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की है, उनका न्यायपालिका की जो है स्थिति के साथ खिलवाड़ किया है। जिन्होंने एक कमेंट किया था कि अभी डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है, न्यायपालिका ने भी कोई इसमें अच्छा रोल नहीं किया है। तो अभी प्रशांत भूषण ने इसमें कहा है कि ये मैं आलोचना कर रहा हूँ, मैंने अवमानना नहीं की है, मतलब जो सत्य है मैं अपना विचार पर्सनल व्यू रख रहा हूँ। अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट का देखिए फैसला आना है, क्या अपने निर्णय इसने रिजर्व कर लिया है। अगली न्यूज आर्टिकल EWS कोटा चैलेंज रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो अभी आपका एक संविधान संशोधन के तहत जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दिया गया था जॉब्स में और स्टूडेंट सेक्टर में। तो ये चीज़ था, लेकिन अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी आर्थिक पिछड़ापन केवल एकमात्र क्राइटेरिया हो सकता है किसी को कोटा देने का। तो इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। अब इसमें आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो EWS कोटा है ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया था, इसको आपको अवश्य ही बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूँगा। अगला इसमें न्यूज़ आर्टिकल है कोविड-19 हिट्स मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो जो मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जैसे जो आपको कार्डियोलॉजी हो गई, ऑर्थोपेडिक हो गई, ऑप्थेमोलॉजी हो गई, क्रिटिकल केयर सेंटर, ICU वगैरह, इन सब की जो मशीनें बनाने की कंपनियां हैं ये काफ़ी हर्ट हुई हैं। क्यों? क्योंकि अभी ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है कोविड-19 पर ही फोकस्ड है। उसके अलावा जो भी आपका कार्डियोलॉजी, कैंसर, ये सब चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ का ट्रीटमेंट डिले कर दिया गया। इस वजह से कोविड-19 में तो मेडिकल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, लेकिन अन्य क्षेत्रों में मेडिकल सेक्टर में खर्च नहीं हुआ। तो ऐसे में काफ़ी इनको नुकसान हुआ, ये बताया जा रहा है। अगली न्यूज आर्टिकल है ब्रूज रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट ऑफर। तो ब्रू आपको हमने ब्रू की जो मुद्दा है काफ़ी बार डिस्कस किया है, ब्रू क्राइसिस। ये क्या है? ब्रू एक जनजाति है जो मुख्यतः मिजोरम में पाई जाती थी, लेकिन आपका क्या हुआ, ये लगभग 23 वर्ष पहले यानी कि 1997 में यहाँ पर जो मिजोरम की लोकल जनजाति मिजो थी उनसे इनका विवाद होता है और उसके बाद इनके जातिगत हिंसा होने लगती है। ब्रू के खिलाफ टारगेटेड इनके हिंसा होने लगती है। फिर डर के ये लोग मिजोरम छोड़ देते हैं, आसपास के राज्यों में जाके शिफ्ट होने लगते हैं, जैसे असम में, त्रिपुरा में, इन राज्यों में टेम्परेरी जाके शेल्टर लेते हैं। तो अभी 23 साल से ये ऐसे शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। तो अभी एक ब्रू पैक्ट भी साइन हुआ त्रिपुरा, मिजोरम और केंद्र सरकार के बीच में कि जो मिजोरम से त्रिपुरा गए हैं, त्रिपुरा में ही उनको स्थापित कर दिया जाए, उनको बसा दिया जाए परमानेंटली। तो त्रिपुरा के कुछ लोग जो थे, नॉन ब्रू पीपल्स जो थे, उन्होंने ऑफर भी किया कि भाई ठीक है, हम आपको 6 लोकेशंस बता रहे हैं कि इन लोकेशंस पे आप जो है छोटे छोटे करके, मतलब 500-500 फैमिली करके ऐसे आप इस्टेब्लिश कर दो उनको। लेकिन फिर ब्रू ने इसको रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि सफिशिएंट नहीं होगा, जितने लोग को यहाँ पर हैं सबको आवास नहीं मिल पाएगा और ये उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए इनको ब्रू जो जनजाति है उसने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। अगली न्यूज आर्टिकल है एमनेस्टी अर्जेस NHRC NCW टू ओपन जम्मू एंड कश्मीर ऑफिसेस। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखरेख करती है कि उल्लंघन ना हो, कोई भी देश उल्लंघन करता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो अभी इसने निवेदन किया है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस है, ये
जो भारत का ये दोनों संगठन है, इनसे निवेदन किया है कि भाई आप जम्मू कश्मीर में अपना कार्यालय खोलो। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि आप देख रहे होंगे आए दिन जम्मू कश्मीर में आर्मी और सैनिकों द्वारा जो है मानवाधिकारों को उल्लंघन का आरोप लगता रहता है। तो ऐसे में बताया है कि ये जो दोनों संगठन जब अपना ऑफिस खोल लेंगे तो यहाँ पर मानवाधिकारों की रक्षा अच्छे से हो सकती है। अगली जो आर्टिकल है, पंजाब टू गिव स्मार्टफोन्स टू स्टूडेंट्स। तो पंजाब जो है अभी उसने निर्णय लिया है कि 1,73,823 स्मार्टफोन्स उन बच्चों को देगी जो क्लास 12th की इस बार बोर्ड की परीक्षा प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय जो नॉर्मल क्लासेस चल नहीं रही तो डिजिटल ही सबसे बेहतरीन मोड हुआ है। ऐसे में जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो तो पूरा स्टडी लाइन से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कदम। अगली न्यूज आर्टिकल है, एमपी शुड नॉट गेट जीआई टैग फॉर बासमती राइस। तो एमपी ने, मध्य प्रदेश ने बासमती धान के लिए जीआई टैग के लिए अपील की है। तो जीआई टैग क्या होता है? ये किसी प्रोडक्ट का, किसी जो प्रोडक्ट का उस ज्योग्राफी, उस लोकेशन की वजह से उसमें जो गुण होते हैं उसकी वजह से उसको एक विशेष आइडेंटिटी दी जाती है, वो एक ब्रांड का रूप काम करती है, जिसके बाद उस प्रोडक्ट का जो मॉनेटरी प्राइस बढ़ जाता है वो एक ब्रांड के रूप में स्थापित होती है। इसका रजिस्ट्रेशन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, जो पंजाब है, पंजाब ऑलरेडी बासमती राइस के लिए जीआई टैग पा चुका है। तो पंजाब कह रहा है भाई इनको भी आप ना दीजिए। इससे जो है, जैसे ये भी कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको रजिस्टर नहीं किया जा रहा है तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी बासमती राइस का उत्पादन करता है। अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग को प्राप्त कर लेता है पाकिस्तान हमसे पहले, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफ़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी। अब अगली जो आर्टिकल हम देखते हैं, अगली जो आर्टिकल आपकी है, लेबनान एक्सपोजर टोल क्लाइम्स टू 135। तो लेबनान जो आपका एक शहर है खाड़ी देशों में, वहाँ पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से लगभग 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था। 3 लाख लोग इससे मतलब टेम्परेली होमलेस हो गए इस ब्लास्ट से। और ये बताया जा रहा है कि इससे जो डैमेज हुआ है लगभग $3 बिलियन का डैमेज हुआ होगा। लेबनान में काफ़ी आर्थिक समस्या भी इस समय चल रही है। हम थोड़ा सा देखेंगे, इस इन्फोग्राफिक को आप देख सकते हैं, इसी से मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी जो इसने मतलब इसके राज्य ने जो लेबनान ने ऋण लिया था अपने क्रेडिट पे, वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, यानी कि वापस करने में क्षमता मतलब इसकी असमर्थ रहा है। और इसकी जो करेंसी है उसका भी डेवैल्यूएशन हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग जो है उसकी वैल्यू इतनी घट गई कि जो वहाँ के लोग हैं, इससे जो पॉपुलेशन उसकी लगभग 50% से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, लगभग 60 लाख लोग। तो ये सब चीज़ें, वहाँ पर गवर्नेंस पे भी काफ़ी आरोप लगते हैं कि वहाँ पर गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, करप्शन काफ़ी होता है, और ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी करप्शन हुआ है। और ये जो कभी दुर्घटना हुई है ये जस्ट कुछ दिन पहले ही हुई। 2005 में एक बॉम्बिंग केस हुआ था, जिसमें जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे रफ़ीक अल हरारी और 21 और लोग, उनकी मृत्यु हो गई थी इस जो है बेरूत शहर के पास ही। अभी इसका जो मतलब एक निर्णय आना था, इसकी जस्ट कुछ दिन ही पहले ही हो गई। तो ये हमने देखा लेबनान के बारे में, ये एक खाड़ी देश है और ये भूमध्य सागर के पास का देश है। जो बेरूत शहर है आप देख रहे हैं इसमें, ये बेरूत जो चिन्हित है आपका, ये समुद्र के पास है और पोर्ट सिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और लेबनान में इस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस भी ठीक नहीं है। ऐसे में इतना बड़ा एक्सप्लोजन होना उस शहर के लिए, उस देश के लिए काफ़ी और नुकसानदायक है। अगली जो आर्टिकल है, श्रीलंका सीज 71% पोलिंग। तो श्रीलंका में अभी चुनाव हुए हैं जिसमें 71% वोटिंग देखी गई है, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज आर्टिकल है, यूएस प्लान फॉर हाईएस्ट लेवल ताइवान विजिट एंगर्स चाइना। तो अभी यूएस ने ताइवान में हाई लेवल की विजिट रखी है। हाई लेवल की विजिट का मतलब क्या होता है कि देखिए 1969 में देखिए चाइना जो है, चाइना और ताइवान जो है कहता है कि हम जो पीपल्स रिपब्लिक, हम जो है चाइना हम ही हैं, ओरिजिनल चाइना, और चाइना बोलता है कि हम चाइना हैं। तो दोनों, तो क्या हुआ था 1979 में सभी देशों ने लगभग, खास करके यूएसए ने ताइवान को कोई कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन ना देके, बल्कि जो मेनलैंड चाइना है इसको एक कंट्री का दर्जा दिया था। जिसके बाद ताइवान मुख्यतः आप कह सकते हैं कि बायकॉट हो गया था वर्ल्ड से। और ताइवान इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी रखता था, जो 1979 के बाद वो मेनलैंड चाइना को दे दी गई। तो इसके बाद ताइवान पे कोई मतलब डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं होते थे, यूएसए से, इंडिया से भी कोई डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं थे, सारा संबंध मेनलैंड चाइना से थे। तो ऐसे में मेनलैंड चाइना जो है ताइवान को आइसोलेट करने में सफल था। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे चाइना का और यूएसए का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसे में यूएसए चाइना को और जो है नाराज़ करने के लिए, उसको मतलब इरिटेट करने के लिए अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को मीटिंग पे भेजेगा, यानी कि आप डिप्लोमेटिक मीटिंग्स देख सकते हैं इसको। इससे क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है यूएसए
चाइना पे, ये चीज़ हमने देखा, ये उससे कि डिप्लोमेटिक टूल्स जो थे। अगली जो आर्टिकल है, सेंटर फार्मुलेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी टू पोस्टर ड्रग डिस्कवरी। तो जैसे कि अभी कोविड-19 के बाद आप देख रहे होंगे हेल्थ सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट बन के उभरा है। तो ऐसे में अभी केंद्र एक पॉलिसी बना रहा है जिससे मतलब जो भी ड्रग्स वगैरह दवाएं बनाने के लिए ये पॉलिसी बनाएगा, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला न्यूज आर्टिकल है, भारती टू वीडेन क्लाउड सर्विसेज फॉर एंटरप्राइजेज विथ AWS पैक्ट। तो अभी जो भारती एयरटेल है ये आपका अमेजन क्लाउड्स अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर इंडिया में लगभग $3.5 बिलियन की पब्लिक क्लाउड सर्विसेज की मतलब ये टारगेट कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? ये क्या होता है क्लाउड मार्केट? क्या होता है क्लाउड मार्केट? क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल में रैम रोम होता है तो हमारे मोबाइल में अक्सर रैम लिमिटेड हो जाता है। तो अब हम अगर कोई एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा रैम चाहते हैं तो वो हमारी बंधन हो जाता है। तो ऐसे में क्लाउड सर्विसेज काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, कुछ कंपनी वो अपना मतलब क्लाउड क्या होता है, एक मतलब यूनिवर्सल डाटा रहता है, एक मेन सेंटर रहेगा डाटा का। आप उसमें कुछ पैसा दीजिए, आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाएगा, आप उसमें अपनी डिटेल्स और डाटा उसमें सेव कर सकते हैं। तो ऐसे में छोटे रैम का फ़ोन भी काफ़ी अच्छे डाटा हैंडल कर सकता है क्लाउड की मदद से। तो ये क्लाउड अभी काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट बन के उभर रहा है। ऐसे में भारती एयरटेल जो है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर इंडियन क्लाउड मार्केट को टैप करना चाहती है। अगली जो आर्टिकल हम देखेंगे, ऊबर टू हायर 140 इंजीनियर्स इन इंडिया। तो जो ऊबर एक अमेरिकन कंपनी है, राइड कंपनी है, इसने लगभग 140 इंजीनियर्स को हायर किया है बेंगलुरु और हैदराबाद में। और जो नए राइडर्स हैं, ड्राइवर ग्रोथ और डिलीवरी कस्टमर सर्विस को बेहतर करने के लिए इससे ये चीज़ देखा हमने। अगली न्यूज आर्टिकल है आपका पुक्काली राइस के बारे में। तो पुक्काली धान एक साल्ट वाटर रेजिस्टेंट धान है। साल्ट वाटर रेजिस्टेंट धान का मतलब क्या होता है कि ऐसा धान जिसमें जैसे समुद्र का जल है, जैसे जो तटीय क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ पर आए दिन आप देखे होंगे समुद्र का जो वाटर बैक वाटर के तौर पर वापस आ जाता है और उसमें काफ़ी साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसे में धान का उत्पादन, सामान्य धान का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो केरला ने एक ऐसा विशेष प्रजाति के धान बनाया है जिसको पुक्काली धान बोला जाता है। ये खारे पानी में भी उगाया जा सकता है और ये बिलो सी लेवल फार्मिंग का सबसे अच्छा तरीका, मतलब बिलो सी लेवल फार्मिंग का तरीका है, यानी कि लो लेवल पे जहाँ पे पानी का भराव अक्सर ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी अच्छे से उग जाता है। तो इसके लिए केरला को GI टैग भी मिला है। अलप्पुझा, एर्नाकुलम, त्रिशूर जैसे ज़िलों में काफ़ी बड़े स्तर पर ये उगाया जाता है। अभी ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था अभी कुछ महीने पहले। तो जिससे क्या हुआ, जो समुद्र का जल है वो पश्चिम बंगाल के आंतरिक क्षेत्रों में जो आसपास के फील्ड्स थी उसमें भर चुका है। इससे क्या है, वहाँ पर उसका साल्ट की मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो ये पुक्काली धान है अगर इसको वहाँ पे प्लांट किया जाए तो वहाँ के फार्मर्स को काफ़ी हेल्प होगी। यानी कि अभी जैसे वहाँ साल्ट की मात्रा बढ़ चुकी है वहाँ पे खेतों में, तो सामान्य धान का उत्पादन तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे में पुक्काली धान को वहाँ पर पैदा किया सकता है। तो पुक्काली धान की एक वैरायटी है वाइटिला 11। ये वैरायटी पश्चिम बंगाल को भेजी गई है जो वहाँ के फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये हमने देखी आज की न्यूज़पेपर आर्ट डिस्कशन। इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन से हमारे, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? GC मुर्मू, RK माथुर, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। पुक्काली धान का GI टैग किस राज्य को मिला है? कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। विशाखापत्तनम गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट, स्टायरीन, इनमें से कोई नहीं। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।